आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें हम लोग जो फार्मूला है सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का और पैरेलल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वो देखेंगे। वैसे इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बना रखे थे उसमें हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका डेरिवेशन नहीं किया था। तो जो अगर सीरीज में कुछ कम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, मान लो 2 3 4 रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो हम लोग सीधे सीधे R1 + R2 + R3 जितने सारे रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे हम सारे को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से जब पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस था तो उसमें हम लोग कैसे R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हैं? तो उसमें था 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे जितने सारे रेसिस्टेंस होंगे हम लोग उनको ऐड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को देखना है कि ये जो तो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो फार्मूला कैसे आया है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर से। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें 2-3 रेसिस्टेंस सीरीज में लगा लेते हैं और ये फार्मूला डिराइव करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्किट बना ले रहा हूँ और कुछ रेसिस्टेंस इसमें सीरीज में मैं लगा दे रहा हूँ। इसका नाम हम लोग R1 रखते हैं, R2 R3। जरूरी नहीं कि आप 3 ही रखो, आप 3 से ज़्यादा रख सकते हो, जितना भी आप चाहो। तो मैं रखता हूँ R1 R2 R3। और अगर इससे करंट पास करवाना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको सेल या बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर देता हूँ और इसका पोटेंशियल जो है वो भी ले रहा हूँ। अब क्या है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, और करंट कहाँ से फ्लो करेगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग एक करंट फ्लो करवा रहे हैं I। हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ना ही करंट का न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, ना ही बैटरी का न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। सारे को हम लोग वेरिएबल में रख रहे हैं ताकि फार्मूला जनरेट हो सके। अब करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसका एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। अगर पाथ एक से ज़्यादा होता तो चार्ज पार्टिकल अलग अलग पाथ में अलग अलग नंबर्स में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो जितना करंट निकलेगा यहाँ से, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल जितना हो रहा है वो एक ही पाथ है। तो यहाँ से करंट I जाएगा और वो पहले पास करेगा रेसिस्टेंस R1 से, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो पास करेगा रेसिस्टेंस R2 से, फिर वो आगे बढ़ेगा और पास करेगा रेसिस्टेंस R3 से, और वो फिर आगे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सीरीज कम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं कि जितने सारे रेसिस्टर है सीरीज में, सब में करंट का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम इन ऑल द रेसिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये कंक्लूजन हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है? फार्मूला डिराइव करना है सीरीज कम्बिनेशन के लिए। तो उसका फार्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। तो ये फार्मूला कैसे आया ये हम लोग को देखना है। हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है ये V वोल्ट का है, तो पोटेंशियल आप सर्किट के जिस भी 2 एंड के अक्रॉस अप्लाई करते हो वहाँ पे उतना ही पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जितना कि आपका बैटरी का पोटेंशियल है। तो देखिए बैटरी का जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ के बीच में हम लोगों ने अप्लाई किया है। 2 एंड कौन सा है? तो एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और एक एंड बैटरी का यहाँ पे कनेक्टेड है। अब बैटरी का पोटेंशियल है V, तो इस दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा बैटरी? वहाँ पे भी पोटेंशियल क्रिएट होगा V। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। बैटरी का कनेक्शन आप जिस भी 2 एंड पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वहाँ पे उतना ही पोटेंशियल क्रिएट होगा जितना कि बैटरी का है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम A लिख रहा हूँ और इस पॉइंट का नाम B लिख रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, तो आपको चेक करना है क्या वो दोनों पॉइंट बैटरी से कनेक्शन में है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो हाँ, ये पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन में, ये पॉइंट निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो A और पॉइंट B के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया? वो हो गया V। अब है कि जो यहाँ पे V पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, पॉइंट A और पॉइंट के बीच में जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो वोल्टेज का डिवीजन करेंगे। तो हो सके इसको कुछ वोल्टेज V1 मिले, इसको कुछ V2 मिले, इसको V3 मिले।
लेकिन सारे को जब आप इकट्ठा करोगे तो उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना कि आपने अप्लाई किया है। तो मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि R1 जो रेसिस्टेंस है उसके पास कितना वोल्टेज है। उसी तरीके से मुझे ये भी नहीं पता है कि R2 R3 के पास कितना वोल्टेज है। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि R1 के पास कितना वोल्टेज है, V1। उसी तरीके से R2 के पास कितना वोल्टेज है, V2। उसी तरीके से R3 के पास कितना वोल्टेज है, V3। लेकिन एक बात मुझे पता है कि पॉइंट A और पॉइंट बीच के बीच में टोटल वोल्टेज कितना है, तो जितना हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है V। तो यहाँ पे आप V1, V2 और V3 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, जितना कि आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्किट। तो सर्किट के हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है V इज इक्वल टू I इंटू R। जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो ये जो वोल्टेज है ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है। तो यहाँ पे जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं इस यहाँ पे, तो पूरे सर्किट पे इकट्ठा अप्लाई करेंगे एक साथ। उसी तरीके से V1 जो वोल्टेज है वो पार्टिकुलर रेसिस्टेंस R1 का वोल्टेज है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई होगा सिर्फ R1 पे। उसी तरीके से V2 किसका वोल्टेज है, तो V2 सेकेंड रेसिस्टेंस का वोल्टेज हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V2 पे अप्लाई करेंगे, मतलब R2 रेसिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से ओम्स लॉ यहाँ पे R3 रेसिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे। और V का वैल्यू क्या होता है ओम्स लॉ से, तो हम जानते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जब अप्लाई करोगे तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, I इंटू R। तो जब पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है, तो V बराबर I। तो सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, बैटरी से कितना करंट निकला है, I करंट निकला है। उसी तरीके से रेसिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, यहाँ पे ओम्स लॉ पूरे सर्किट के लिए अप्लाई हो रहा है, तो पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। अब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं किस पे, पहले रेसिस्टर पे। तो V इज इक्वल टू IR। तो पहले रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस का वैल्यू है R1 प्लस। सेकेंड रेसिस्टर में आते हैं तो यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम ही है I, और रेसिस्टेंस है R2। उसी तरीके से यहाँ पे जब आएंगे तो करंट है I और रेसिस्टेंस है R3। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इधर I कॉमन ले सकते हैं और इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आप कैंसिल कर दोगे और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो डेरिवेशन है वो काफ़ी आसान डेरिवेशन था, कुछ नहीं करना था, बस हम लोगों ने करंट को बांट रखा है और जब वोल्टेज का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने यूज किया है कि जो भी दो पॉइंट के बीच में आप वोल्टेज का डिफरेंस अप्लाई किए हो, बैटरी अप्लाई किए हो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमने A और B पॉइंट के बीच में अप्लाई किया है वो तीनों रेसिस्टेंस में बट गया है, और वोल्टेज को हमने लिखा है V। जो वोल्टेज है वो जो बटा हुआ वोल्टेज है तीनों के एडिशन के बराबर होगा। फिर हम लोगों ने ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया है, एक बार यहाँ पे पूरे सर्किट पे और यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट पे। उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये रिजल्ट है। तो ये फार्मूला हम लोग पहले से देख चुके थे और उसका डेरिवेशन हम लोगों ने अभी करा है। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो हम लोग कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें हम लोग फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस ले रहा हूँ और तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को जो पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है और ये R3 रेसिस्टेंस है, और इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, मैंने बैटरी का सेटअप कर रखा है। अब कैसे पता करते हैं हम लोग कि ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम आप लोग को पहले बता चुके हैं ये बात कि अगर किसी भी दो रेसिस्टेंस का अगर दोनों हैंड आपस में कनेक्टेड हो तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो R1 R2 जो रेसिस्टेंस है उसका दोनों हैंड आपस में कनेक्टेड है।
देखिए इसका ये हैंड इसके इस हैंड से कनेक्टेड है, उसी तरीके से ये हैंड इस हैंड से कनेक्टेड है। फिर R3 के साथ भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसका ये हैंड इससे कनेक्टेड है, या आप बोल सकते हैं ये हैंड इससे कनेक्टेड है और ये हैंड इससे कनेक्टेड है। तो R1 R2 और R3 आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब हम लोग बैटरी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं V वोल्ट का। तो बैटरी का प्रॉपर्टी क्या है, जिस दो इंड से आप बैटरी को कनेक्ट कर दोगे वहाँ पे उतना ही पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, वहाँ पे उतना ही पोटेंशियल एपियर हो जाएगा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है। तो बैटरी को हम लोग किस दो पॉइंट से कनेक्ट किया है, एक पॉइंट हम लोग का यहाँ पे है, ए बोलते हैं उसको, और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है या यहाँ पे है बी। अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या R1 रेसिस्टेंस को कितना वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, तो क्या R1 रेसिस्टेंस का दोनों एंड बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन में है। आपको इस बात को गौर से देखना चाहिए। देखिए R1 से जो वायर आ रहा है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है, इसका दूसरा एंड भी जो आ रहा है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है। डायरेक्ट कनेक्शन किसको बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और बैटरी के बीच में कोई थर्ड कंपोनेंट ना हो, सिर्फ वायर से उस कंपोनेंट तक पहुंचा जा सकता है। जैसे बैटरी से R1 तक आप सिर्फ वायर के मदद से पहुंच सकते हो, बीच में आपको कोई दूसरा रेसिस्टेंस नहीं आ रहा है। उसी तरीके से R1 का जो सेकेंड एंड है वहां से आप ट्रैवल करने का कोशिश करोगे तो आप बैटरी के नेगेटिव एंड तक पहुंच सकते हो। तो R1 बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है। उसी तरीके से R2 भी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है, R3 भी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन में होंगे उसको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा जितना कि बैटरी का है। तो यहाँ पे R1 को कितना पोटेंशियल मिलेगा, V। उसी तरीके से R2 को कितना पोटेंशियल मिलेगा, V। और उसी तरीके से R3 को कितना पोटेंशियल मिलेगा, V। तो हम लोगों ने पोटेंशियल पता कर लिया कि तीनों को कितना कितना पोटेंशियल मिल रहा है। अब हम लोग करंट का बात करते हैं। तो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट जो इजेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ करंट क्या है, I। और ये करंट यहाँ तक ट्रैवल किया, लेकिन A पॉइंट के बाद 3 रास्ते हैं। अब करंट का बंटवारा होना है, इस रास्ता में कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। करंट होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ तक एक ही रास्ता है। यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो एक ही रास्ता है, तो यहाँ तक 100 इलेक्ट्रॉन्स आया। अब क्या है कि अब रेसिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि 100 इलेक्ट्रॉन में से इधर से कितना पास हो रहा है, इधर से कितना पास हो रहा है और इधर से कितना पास हो रहा है। हो सके तीनों से बराबर पास हो सके तीनों से बराबर पास ना हो, ये वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मुझे अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि R1 R2 R3 से कितना करंट पास होगा, तो हम ऐसे उसको मान ले रहे हैं I1 I2 I3। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो रेसिस्टेंस R1 है इससे कितना करंट पास हो रहा है, I1। उसी तरीके से रेसिस्टेंस I2 है, उससे कितना करंट पास हो रहा है, I2। और R3 से कितना करंट पास हो रहा है, I3। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर 100 चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है 3 रास्ता से, तो तीनों को आप ऐड करेंगे तो फाइनल कितना चार्ज पार्टिकल आएगा, वो 100 ही आएगा, क्योंकि आपने 100 चार्ज पार्टिकल को ही बांट रखा है। तो यहाँ पे आप इस सर्किट से एक बात बोल सकते हैं कि टोटल करंट जो I है वो किसके बराबर होगा, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा नहीं हुआ है, यहाँ पे करंट का बंटवारा हुआ है। तो सीरीज कम्बिनेशन में किस चीज़ का बंटवारा हो रहा था, वोल्टेज का बंटवारा हो रहा था, और पैरेलल कम्बिनेशन में किस चीज़ का बंटवारा हो रहा है, करंट का बंटवारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट यहाँ पे क्या हम लोग को पता चल रहा है, जो करंट I है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम लोग को ओम्स लॉ अप्लाई करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग ओम्स लॉ। आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट आता है तो जो मैं नंबर देता हूँ व्हाट्सअप, उस पर आप ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। फिर सारे डाउट का जो कलेक्शन होगा उसको मैं लेके एक नया वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर
IR। लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ हमें करंट पे लगाना है, करंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके। अगर मैं पूछूंगा I क्या हो जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर V बराबर IR है तो I बराबर क्या हो जाएगा, R को आप इधर लाओगे तो V बाई R हो जाएगा। अब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, ये समझने के लिए था। तो ये जो I करंट है वो I करंट पूरे सर्किट का है, तो यहाँ पे जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो पूरे सर्किट पे अप्लाई करेंगे। I1 करंट R1 रेसिस्टेंस से पास हो रहा है, तो यहाँ पे जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे वो R1 पे अप्लाई होगा। उसी तरीके से I2 करंट कहाँ है, इस रेसिस्टेंस में है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ इस पोर्शन पे अप्लाई होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ओम्स लॉ इस पोर्शन पे अप्लाई होगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, V। पूरे सर्किट का वोल्टेज कहने का मतलब होता है कि जितना भी आपने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है या जितना भी आपने बैटरी अप्लाई कर रखा है उसको बोलते हैं पूरे सर्किट का वोल्टेज। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो ये पूरे सर्किट पे जब आप ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो पूरे सर्किट के R को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। उसी तरीके से यहाँ पे भी करंट है, तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे I1 है, I1 इस एरिया में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V, और वहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है, R1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाई R1। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R2 और यहाँ पे V डिवाइडेड बाई R3। हम देख रहे हैं कि जो V टर्म है वो चारों में कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे V मैं कॉमन ले सकता हूँ और क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये काफ़ी सिंपल मैथ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये फार्मूला हम लोगों ने किस चीज़ के लिए ड्राइव कर लिया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इससे हम लोग सिलेबस को आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।